दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक पोयम को जिसका नाम है ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इसको लिखा है जॉन डन ने। जॉन डन की ये बहुत ही खूबसूरत सी पोयम है। हम इसे लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ खास चीज़ें इस पोयम के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग जो है ये एक मेटाफिजिकल पोएट के द्वारा लिखी गई है। जॉन डन जो जाने जाते हैं वो अपनी मेटाफिजिकल पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। तो जॉन डन जो हैं ये अ मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री भी कहे जाते हैं। और ये जो पोयम है ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग जो है ये 1633 में पब्लिश कराई गई थी इनके एक कलेक्शन के अंदर जिसका नाम है सॉन्ग्स एंड सोनेट। इसके अंदर पब्लिश कराया गया था। ए वैलेडिक्शन वॉज रिटन टू ए हैवीली प्रेग्नेंट एन। देखिए जो ये पोयम है ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखी थी। वाइफ का नाम था एन मोर। इनकी वाइफ जो थी उस समय पर प्रेग्नेंट थी और ये कहीं पर जा रहे थे। देखिए 1611 या 1612 के दरमियान ये पोयम इन्होंने लिखी थी जब जॉन डन जो हैं अपने एक फ्रेंड रॉबर्ट के साथ एक ट्रिप पर जा रहे थे, यूरोप की ट्रिप पर जा रहे थे। तो इनकी वाइफ जो है ना एन वो उदास हो गई थी क्योंकि वो उस समय पर प्रेग्नेंट भी थी और वो अपने हस्बैंड से अलग नहीं होना चाहती थी। तो इसीलिए जॉन डन ने इस पोयम को अपनी वाइफ के लिए लिखा है। और यहाँ पर जो हैविली शब्द का इस्तेमाल हुआ है, हैविली शब्द का इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि जो उनकी वाइफ है ना वो अपने जो प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ होते हैं उनमें ही चल रही थी। अगला फैक्ट है ए वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज सेट ऑफ 9 क्वाट्रेन। देखिए इस पोयम के अंदर आप लोगों को 36 लाइन मिलेंगी देखने के लिए और इसमें 9 स्टैंजा, 9 क्वाट्रेन मतलब 9 4 लाइन के स्टैंजा आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। टोटल 36 लाइन इस पोयम के अंदर हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके टाइटल का मतलब बता देता हूं। देखिए वैलेडिक्शन का मतलब होता है विदाई, मतलब कहीं पर जाना। तो जो पोएट हैं जो जॉन डन है वो अपने फ्रेंड रॉबर्ट के साथ एक ट्रिप पर जा रहे हैं। तो विदाई के समय पर वो अपनी वाइफ से क्या करते हैं, फॉरबिड करते हैं, उन्हें मना करते हैं, रोकते हैं। किस चीज के लिए? मॉर्निंग के लिए। कोई भी विलाप करने के लिए रोकते हैं, शोक मनाने के लिए रोकते हैं, रोने के लिए रोकते हैं। और वो अपने प्यार को स्पिरिचुअल बताते हुए एक कंपास का एग्जाम्पल लेते हैं, कंपास के साथ अपने प्यार को कंपेयर करते हैं। देखिए जॉन डन कंपैरिजन के लिए कंसीट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से इन्होंने कंसीट का इस्तेमाल किया है। इस पोएम के अंदर भी उन्होंने अपने आप को 2 कंपास की लेग बताया है, अपनी वाइफ को और अपने आप को, जो कि यहां पर एक ही होते हैं। बेशक ये देखने में 2 होते हैं लेकिन ऊपर ये एक ही हैं। तो इस तरह से पोएट का और उनकी वाइफ का भी प्यार है जो अलग होते हुए भी अलग नहीं है। तो वो विदाई के समय पर मना करते हैं अपनी वाइफ से कि हमारी विदाई के समय तुम्हें कोई भी किसी भी तरह का शोक विलाप बनाने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझना। देखिए नीचे जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे कुछ डिफिकल्ट वर्ड देखने के लिए मिलेंगे जो आप लोगों को समझने में आप हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूं इस पोएम को। एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे। देखिए वर्चुअस मैन कहते हैं जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो लोग जब मरते हैं तो वो मर जाते हैं माइल्डली। माइल्डली का मतलब है जेंटली वो मर जाते हैं, किसी को उनके मरने का पता भी नहीं चलता, ऐसा लगता है। एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो। देखिए यहां पर विस्पर का मतलब है फुसफुसाना। ऐसा लगता है कि ये वर्चुअस मैन जो है ना इनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है अपनी सोल के साथ। तो ये विस्पर करते हैं, अपनी सोल के साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ फुसफुसाते हैं और उससे कहते हैं कि जब तुम्हें छोड़कर जाना है तुम जा सकते हो। देयर सोल्स टू गो, वो बात करते हैं उस सोल के जाने के बारे में। और वर्चुअस मैन जब मरते हैं वो कोई भी किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं करते, किसी को नहीं पता चलता। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी सोल से बात की और वो चली गई। वाइल्ड सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड डू से। और उनके मरने के बाद जो उनके फ्रेंड होते हैं जिनको दुख होता है अपने फ्रेंड के मरने का, वो कहते हैं द ब्रेथ गोज नाउ। वो कहते हैं जो लाइफ है ना, जो अच्छी आत्मा है, जो सज्जन इंसान है वो चला गया। एंड सम से नो, कि कुछ कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं ना, जो सज्जन हैं, वर्चुअस मैन हैं, जो महान लोग हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, उनकी आत्मा कभी मरती नहीं है, उनकी आत्मा सिर्फ शरीर चेंज करती है। ऐसे लोग कभी भी मरते नहीं हैं। आई होप ये स्टैंजा आप लोगों को समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। देखिए नीचे फिर से एक बार आप लोगों के लिए डिफिकल्ट वर्ड लिखे हैं। तो जिस तरह से जॉन डन कहते हैं अपनी वाइफ से कि जिस तरह से वर्चुअस मैन मरते समय भी उनका पता नहीं चलता, मैं तो सिर्फ एक ट्रिप पे जा रहा हूं, तो उसी तरह से सो
लेट अस मेल्ट, वो कहते हैं कि लेट अस मेल्ट का मतलब है चुपचाप से अलग हो जाना, हमारे अलग होने का भी किसी को कोई पता नहीं चलना चाहिए। एंड मेक नो नॉइस, और कोई भी किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। नो फियर फ्लड्स, और ना ही तुम रो रो कर अपनी आंखों से जो फ्लड्स हैं मतलब बाढ़ नहीं लेकर आओगी। नोर साय टेम्पेस्ट मूव, और ना ही तुम आहें भर भर के टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान लाना। देखिए इस लाइन के अंदर हाइपरबोली फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है कि आंखों से आंसू इतने बहने कि बाढ़ आ जाए, आहें इतनी भरनी कि टेम्पेस्ट आ जाए। तो हाइपरबोली जो फिगर ऑफ स्पीच है उसका इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। इट वर प्रोफेनेशन ऑफ आर जॉयस, और यदि तुम ऐसा करती हो, रोती हो, रो रो कर आंसू बहाती हो, और या फिर आहें भरती हो मेरे अलग होने पर, जो हमारे जॉयस हैं वो उनके लिए क्या होगा, ये प्रोफेनेशन होगा। मतलब उनके लिए हम क्या करेंगे, उनका अनादर करेंगे, उनकी इंसल्ट करेंगे। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। टू टेल द लॉयल्टी आर लव, और ये सिर्फ दिखावा होगा। क्या लॉयल्टी क्या होता है, समाज के लोगों को, दुनिया के लोगों को दिखावा होगा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए नहीं करते कि हम लोगों को दिखाएं। हमारा प्यार तो स्पिरिचुअल है, हम किसी को दिखाने के लिए प्यार नहीं करते। तो तुम्हें कभी भी मेरे जाने के बाद नहीं रोना है, और ना ही मेरी विदाई के बाद रोना है। अगला स्टैंजा है मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर। देखिए यहां पर जब धरती के मूव करने की बात कही है कि जब धरती मूव होती है ना तो वो क्या लाती है, मौसम लाती है। जैसे समर सीजन है, विंटर सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, ये सारे के सारे सीजन लेकर आती है। लेकिन उसके अलावा और क्या लाती है, हार्म्स एंड फियर्स, वो लेकर आती है कभी कभी जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक। इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं को भी ये मूविंग अर्थ लेकर आती है। तो मैन क्या करता है, मैन रैकोन व्हाट इट डिड एंड मीट, मैन सिर्फ अनुमान लगा सकता है। देखिए रैकोन का मतलब होता है सिर्फ अनुमान लगाना। तो मैन जो इंसान है ना वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ अनुमान लगा सकता है कि इससे कितना नुकसान हुआ और ये किस वजह से आया था, ये पता लगाने की कोशिश करता है। सिर्फ उसका भी वो अनुमान ही लगा सकता है, वो कितना नुकसान कर सकता है, किस वजह से वो आया है उसका पता नहीं चलता। बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्पेयर्स, देखिए ट्रेपिडेशन का मतलब यहां पर नीचे लिखा हुआ है कंपन करना। कंपन करना, क्या चीज कंपन करते हैं, स्पेयर्स। जिस तरह से दूसरे ग्रह होते हैं पृथ्वी के अलावा, जैसे मार्स है, जुपिटर है, वीनस है, ये सारे के सारे ग्रह जो हैं ये भी कंपन करते हैं। दो ग्रेटर फार, और इनकी जो कंपन होती है ना हो सकता है इस अर्थक्वेक से भी ज्यादा क्या हो, वो ग्रेटर हो, ज्यादा हो। लेकिन इज इनोसेंस, वो क्या है, इनोसेंस है। क्योंकि इंसानों को उनकी जो नुकसान है उसका पता नहीं लगता कि उन्होंने कितना नुकसान किया, उसका मतलब भी हमें कुछ नहीं पता लगता। लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो जो दूसरे ग्रह हैं वो कब कंपन करते हैं, कब वहां पर अर्थक्वेक आता है। तो हमें उनके उससे कोई मतलब नहीं होता, अर्थक्वेक वगैरह से। तो इसी तरह से तुम्हें धरती के अर्थक्वेक से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इन अर्थक्वेक से बच सकते हैं। और आने वाले समय में, भविष्य में जब भी ये अर्थक्वेक आएगा तो हम इससे क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल की बिल्डिंगें ऐसी बनाई जाती हैं कि अर्थक्वेक भी आए तो वो बिल्डिंगें ना गिरे। तो ऐसे बचाव हम इन अर्थक्वेक से कर सकते हैं। तो पोएट भी यही कहना चाहता है कि हमारा लव जो है ना ऐसा नहीं है कि लोगों को दिखे, वो इनसे भी बड़ा है। जो नॉर्मल लवर्स हैं उनसे भी बड़ा है। जो दूसरे ग्रहों पर अर्थक्वेक आता है उनसे भी, उनके जैसा है हमारा लव है, लेकिन दिखता नहीं है। इस तरह का लव हमारा है। आगे वाले स्टैंजा में पता चलेगा कि पोएट का लव जो है वो किस तरह का है। डल सबल्यूनरी लवर्स लव, देखिए सबल्यूनरी का मतलब होता है आम इंसान, जो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होते हैं उनका प्यार कैसा होता है, डल होता है, तुच्छ किस्म का होता है। वो ऐसा प्यार करते हैं whose soul is sense, whose soul का मतलब है उनकी आत्मा जो है ना वो सेंस है। मतलब उनका लव जो है स्पिरिचुअल नहीं होता, वो जुड़े होते हैं शरीर के रूप में। मतलब वो फिजिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जो फिजिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं कैन नॉट एडमिट एब्सेंस, और वही लोग एब्सेंस को, अपने बिलव्ड की, अपने हस्बैंड की एब्सेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हैं। किस चीज के लिए, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिकॉज इट डोथ रिमूव, क्योंकि उनके अलग होने के बाद रिमूव हो जाती है, वो चीज हट जाती है। दोज थिंग विच एलिमेंटेड इट, वो चीज हट जाती है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के पास आए थे।
तो हम दोनों का लव तो ऐसा नहीं है, हम दोनों का लव जो है वो फिजिकल नहीं है, वो स्पिरिचुअल है। हम दोनों अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो तुम्हें रोने की, घबराने की, कोई भी चीज ऐसी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम शारीरिक रूप से अलग हो रहे हैं, मानसिक रूप से अलग नहीं हो रहे हैं। हमारी आत्मा एक दूसरे में रहती है। तुम मेरे दिल में रहती हो, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं, तो तुम फिक्र ना करो। बट वी बाय ए लव सो मच रिफाइंड, और वो कहते हैं कि इसी प्यार के कारण जो है ना हम रिफाइंड हो चुके हैं, प्योर हो चुके हैं। हमारा प्यार जो है ना अब फिजिकल नहीं बचा है। दैट आर सेल्फ नो नॉट व्हाट इट इज, वो कहते हैं कि हम दोनों ही नहीं जानते कि हमारा प्यार क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, उसकी गहराई क्या है। हम दोनों खुद ही नहीं जानते कि हमारा प्यार का लिमिटेशन क्या है, वो कितनी गहराई तक हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इंटर एस्योर्ड ऑफ द माइंड, देखिए माइंड का मतलब है यहां पर सोल होना, आत्मा होना। हमारा प्यार जो है ना वो दिलों से है, दिमाग से है, ठीक है, और आत्माओं से है। वो प्यार हमारा शारीरिक रूप से नहीं है। तो हमारा जो है दो आत्माओं का मिलन है। हम शारीरिक रूप से नहीं जुड़े हुए हैं, हम तो स्पिरिचुअल तरीके से जुड़े हुए हैं। हमारी आत्माओं का मिलन हुआ है, इसीलिए हम केयरलेस हैं। हमें कोई भी परवाह नहीं है किसकी, जो हमारे शारीरिक अंग होते हैं उनकी, जैसे कि आइस की, कि तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं, तुम्हारे होठ कितने गुलाबी हैं, तुम्हारे हाथ जो है ना वो कितने सुंदर हैं। ये चीजों को मैं मिस नहीं करूंगा, मैं मिस करूंगा भी तो तुम्हें करूंगा। और मिस करने की जरूरत भी क्या है, हम तो स्पिरिचुअल तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे दो आत्माओं का मिलन है। तो ये आइस, लिप्स, हैंड्स जो है ना मेरे लिए मैटर नहीं करते हैं। हम इन चीजों के लिए केयरलेस हैं। आर टू सोल्स देयरफॉर विच आर वन, हमारी दो आत्मा होने के बावजूद भी वो एक ही हैं। हम दिखते दो हैं लेकिन हम एक ही हैं। हमारा प्यार शारीरिक रूप से नहीं जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल तरीके से जुड़ा हुआ है। दो आई मस्ट गो एंड्यूर नॉट येट ए ब्रीच, और वो कहते हैं इसीलिए मुझे यहां से अब चले जाना चाहिए, मेरे को अब तुम जाने दो, लेकिन विदाई के समय पर तुम्हें क्या नहीं करना है, कोई भी किसी भी तरह का विलाप नहीं करना है। देखिए एंड्यूर का मतलब है यहां पर सहना, और जो ये दूरी है ना, हमारा प्यार जो है ना वो आराम से सह लेगा। और ये ब्रीच जो है, ब्रीच का मतलब होता है प्यार में दरार होना। वो जो स्पिरिचुअल लव है ना, ये हमारे प्यार के बीच में कोई भी दरार नहीं आने देगा। बेशक हमारे शरीर जो हैं वो अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, लेकिन हमारा दिल जो है ना, तुम मेरे दिल में रहोगी, मैं तुम्हारे दिल में रहूंगा, और हमारी आत्मा जो है ना बिल्कुल एक ही रहेंगी। बट एन एक्सपेंशन, और ये प्यार कम नहीं होगा। ये प्यार क्या होगा, हमारी दूरी की वजह से ये प्यार बढ़ेगा। दूरी की वजह से पड़ेगा किस तरह से, लाइक गोल्ड टू एरी थिकनेस बीट, और जिस तरह से गोल्ड को आप बीट करते हो, मतलब पीटते हो, उस पर कितनी भी चोट मार लो आप, वो टूटेगा नहीं। वो उसे बीट करने से भी क्या होगा, वो बढ़ता चला जाएगा, पतला हो जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। आप उसे कितना भी बीट कर लो। तो ये जो धातु होता है, सोना जो होता है, उसको कितना भी बीट करने पर आपको वो टूटेगा नहीं, वो फैलता हुआ चला जाएगा। तो इसी तरह से पोएट कहते हैं हमारा लव भी उस गोल्ड की तरह ही है। वो कहते हैं कि अलग होने पे ये प्यार जो है कम नहीं होगा और बढ़ेगा हमारा प्यार। बढ़ते हैं आगे। अब इस लाइनों में पोएट कंसीट का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर आपको कंसीट का इस्तेमाल समझ में भी आ जाएगा। पोएट जो हैं अपने प्यार को कंपेयर करते हैं एक कंपास से, एक कंपास से जिसकी दो लेग्स होती हैं और आप ऊपर आकर वो एक ही होते हैं। इस तरह से वो अपने आप को, अपने प्यार को कंपास के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये जो कंपैरिजन कहा जाएगा, ये कंसीट कहा जाएगा, क्योंकि जो पोएट हैं वो सांसारिक चीजों के साथ जो है कंपैरिजन नहीं करते हैं। कुछ ऐसी चीजों से कंपैरिजन करते हैं जो बियॉन्ड दी वर्ल्ड हो, जो इसको हम कह सकते हैं एक्सटेंडेड मेटाफोर का इस्तेमाल यहां पर करते हैं, या फिर अनकन्वेंशनल मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कंसीट कहते हैं। तो समझते हैं आगे। इफ दे बी टू दे आर टू सो, वो कहते हैं कि यदि मान लो चलो हमारी आत्मा जो है ना वो दो हैं, वो आत्मा क्या है, दो हैं, लेकिन वो दो किस तरह से हैं, एज स्टफ ट्विन कंपासेस आर टू, जिस तरह से ये कंपास की जो दो लेग्स है ना उस तरह से दो हैं, जो दिखने में तो यहां पर दो लगती हैं लेकिन एक ही चीज से वो निकली हुई होती हैं। इस तरह से हमारी आत्मा भी हैं। और जो ये लेग्स हैं, अब इन लेग्स को डिफाइन करेंगे यहां पर पोएट।
दाय सोल द फिक्स फुट। यहां पर देखिए आपको कंपास के अंदर दो फुट मिलेंगे। पहला फुट जो होता है वो होता है फिक्स फुट, जो आप अपनी कॉपी पे या किसी रजिस्टर पे जमा देते हो, जो एक ही जगह रहता है। और दूसरा होता है जिसमें आपकी पेंसिल लगी होती है, वो कहीं भी घूमता रहता है। तो जो पोएट कहते हैं, जो फिक्स वाला होता है वो है उनकी वाइफ, और जो कहीं भी घूमता है वो है पोएट। वो कहते हैं दाय सोल द फिक्स फुट, तुम्हारी जो आत्मा है ना वो फिक्स फुट वाली है। मेक्स नो शो, जो घूमती हुई दिखाई तो नहीं देती है। टू मूव बट डोथ, लेकिन वो घूमती है। इफ द अदर डू, अगर देखिए ये वाली जो लेग है, ये वाला जो फुट है वो आगे कहीं घूमेगा, तो ये वाली जो लेग है, ये वाला जो फुट है, ये घूमता हुआ तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये क्या होगा, झुकेगा जरूर। तो ये भी अपना काम करता है, क्योंकि चाहे पेंसिल वाला जो फुट है ये कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन इसकी सहायता के बिना वो काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए पोएट यहां पर कहते हैं कि तुम जो हो फिक्स्ड फुट हो, और मैं जो हूं दूसरा वाला हूं, तुम्हारी सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए हम दो होते हुए भी एक हैं, हम अलग नहीं हैं। एंड दो इट इन द सेंटर सिट, और वो कहते हैं कि इस तरह से जो तुम ये इट का इस्तेमाल जो हुआ है वो फिक्स्ड फुट के लिए हुआ है, मतलब कि उनकी वाइफ के लिए हुआ है। और वो कहते हैं कि तुम जो हो ना मेरा सेंटर हो, तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं, तुम ना हो तो मैं कोई भी सर्कल नहीं काट सकता। देखिए अगर ये वाला फुट ना हो तो ये सर्कल बिल्कुल नहीं काट सकता, बहुत ही अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। और जितनी अच्छी तरह से आपकी यहां पर पकड़ होगी, इतनी ही अच्छी तरह से आप क्या करोगे, सर्कल को काट लोगे। Yet when the other far doth roam, जबकि तुम जो हो कौन सा हो, सेंटर वाला फुट हो, और मैं कौन सा हूं, जो रोम करता है, यहां से वहां घूमता है। आप इस पेंसिल वाले फुट को कहीं भी घुमा लो, वो इस कहीं भी घूम जाएगा, लेकिन इसकी हेल्प से घूमेगा दूसरे वाले की। तो पोएट भी यही कहते हैं कि मैं कहीं पर जा रहा हूं तो तुम्हारे बिना मैं नहीं जा सकता, तुम कभी भी मेरे जाते समय कोई भी किसी भी तरह का विलाप मत करो। इट लीन्स एंड हियर कम्स आफ्टर इट, देखिए ये जो है ना, ये फिक्स्ड फुट जो होता है ये लीन्स करता है, मतलब झुकता है, और हियर करता है, सुनता है कि इसको कितनी जरूरत है, कहां तक इसको जाना है। तो ये सारी चीजें जो देखता है ये वाला फुट ही, और इतना ही झुक जाता है। एंड ग्रोज इरेक्ट, और जब ये सर्कल काट देती है पेंसिल तो क्या करती है, ये दोनों के दोनों को हम मिलाने की कोशिश करते हैं, एज दैट कम होम, और ये एक दूसरे के साथ आकर फिर से वापस मिल जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा प्यार भी है। हमारा प्यार मैं कुछ टाइम के लिए जा रहा हूं, फिर आकर आपके पास ही रहूंगा, लेकिन अगर तुम इसे सही से देखो, स्पिरिचुअल रूप से देखो, तो मैं जो है ना कहीं भी नहीं जा रहा हूं। हम अलग होने के बावजूद भी यहां पर इस कंपास की तरह एक ही हैं। लास्ट स्टैंजा में कहते हैं सच विल दाउ बी टू मी, वो कहते हैं कि तुम जो हो ना मेरे लिए इस कंपास की तरह ही हो, दो होते हुए भी हम दोनों एक ही हैं। हु मस्ट लाइक द अदर फुट ओब्लिक्वली रन, जो कि इस फिक्स्ड फुट की वजह से घूमता है, अच्छी तरह से अपना काम करता है। तुम भी मेरी तरह बिल्कुल ऐसी हो। दाय फर्मनेस मेक्स द सर्कल जस्ट, और वो कहते हैं कि जो ये फिक्स्ड फुट है इसी की वजह से जो सर्कल है वो बहुत ही अच्छी तरह से काटा जा सकता है। तो यदि तुम कोई भी मेरी विदाई के समय पर, मेरे वैलिडिक्शन के समय पर कोई भी मॉर्निंग नहीं करोगी, तो मैं इतने ही अच्छी तरह से घूमकर आऊंगा, जो मेरी ट्रिप है, जो मेरा बिजनेस ट्रिप है, ये सक्सेस हो जाएगा। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगिन, और मैं अपना काम बहुत ही जल्दी से खत्म करूंगा, और आकर जहां से मैं अपनी ये जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं वहीं पर आकर फिर से तुम्हारे पास मिल जाऊंगा। आई होप ये पोएम जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।